Hello friends, welcome back to my new channel Let's Learn. Today we will see the poem of class 9, that is Hope is the Thing with Feather. So without any further ado, let's get started. So friends, Hope is the Thing with Feather. इसकी जो पोएटेस है एमिली डिकेंसन, उन्होंने होप ये जो वर्ड है इसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है। तो ये क्यों लिखा है? तो वो इसलिए इन्होंने ऐसा लिखा है क्योंकि होप इस वर्ड के बारे में उन्होंने ये पूरी पोयम लिखी है और वो उसके बारे में बता रही हैं, उसके बारे में कह रही हैं और उसे हाईलाइट करना चाहती हैं, इसीलिए उन्होंने होप को इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम एमिली डिकेंसन इनके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी पोएटेस एमिली डिकेंसन, जिनका फुल नेम था एमिली एलिजाबेथ डिकेंसन, इनकी ये बॉर्न हुई थी 10 दिसंबर 1830 को और इनकी डेथ 15 मई 1886 को हुई। फ्रेंड्स, एमिली डिकेंसन जो है वो अमेरिका से बिलोंग करती थी और वो एक अमेरिकन पोएटेस थी और वो 19th सेंचुरी से बिलोंग करती थी। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे एमिली डिकेंसन की ज़िंदगी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स, एमिली डिकेंसन जो थी उन्हें ज़्यादा लोगों के साथ रहना पसंद नहीं था। वो पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपनी एक कमरे में बिता दी। इसका मतलब ये नहीं कि वो कमरे में ही रहती थी, उन्हें अकेला रहना पसंद था, इसीलिए वो ज़्यादा बाहर नहीं जाती थी और एक कमरे में ही रहना पसंद करती थी। इसीलिए फ्रेंड्स, उन्होंने शादी भी नहीं की थी। तो ये थी एमिली डिकेंसन की लाइफ के बारे में। और एमिली डिकेंसन जो है फ्रेंड्स, उन्होंने 1800 पोएम्स लिखी थी, जिसमें से बस उन्होंने 10 पोएम्स जो है पब्लिश कराई थी और बाकी सब पोएम्स दुनिया से छुपा कर रखा था। लेकिन आप सोच रहे होंगे बाकी सब पोएम्स का क्या हुआ? सो फ्रेंड्स, वो भी पब्लिश हुई लेकिन उनकी डेथ के बाद। सो उनकी जो एक सिस्टर थी जिनका नाम था लैविनिया डिकेंसन, तो जब इनकी डेथ हो गई तो लैविनिया डिकेंसन और इनकी फैमिली ने मिलकर उनके रूम से सारी पोएम्स को देखा, निकाला और दुनिया भर में पब्लिश कराया। सो फ्रेंड्स, ये थी एमिली डिकेंसन के बारे में इंफॉर्मेशन। सो एमिली डिकेंसन वो यही पोएटेस हैं जिन्होंने हमारी पोएम होप इज़ द थिंग विद फेदर भी लिखी थी, जो उन्होंने लिखी थी 1862 में और इसे पब्लिश कराया था 1891 में। फ्रेंड्स, एमिली डिकेंसन जो है उनकी पोएम्स की दो खास बात ये है कि उन्होंने अपने पोएम्स को टाइटल नहीं दिया था, जिसकी वजह से उनकी जितनी भी पोएम्स है उसकी जो फर्स्ट लाइन होती है वही उस पोएम का टाइटल बना दिया गया उनकी डेथ के बाद। और उनकी पोएम्स की जो सेकंड खासियत ये है फ्रेंड्स कि उनकी जो पोएम्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होती हैं, लेकिन जो उनके मीनिंग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डीप होते हैं। तो चलिए अब हम हमारी पोएम होप इज़ द थिंग विद फेदर, जिसे एमिली डिकेंसन ने लिखा है, उसे पढ़ते हैं। ये रही हमारी पोएम। तो चलिए इसे पहले पढ़ते हैं, फिर इसके हार्ड वर्ड्स के मीनिंग देखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। होप इज़ द थिंग विद फेदर। होप इज़ द थिंग विद फेदर that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. And sweetest in the gale is heard, and sore must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm. I have heard it in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity it asked a crumb of me. By Emily Dickinson. तो चलिए अब हम इसके हार्ड वर्ड्स के मीनिंग देखेंगे। सो ये रहे हार्ड वर्ड्स। तो चलिए पढ़ते हैं। होप उम्मीद, परचेस रहना, बसना, सोल आत्मा, ट्यून सुर, स्वीटेस्ट मीठी, गेल वेरी स्ट्रॉन्ग विंड बहुत तेज हवा, स्टॉर्म तूफान, अबाश चुप होना मेक इट क्वाइट, सोर पेनफुल सिचुएशन कॉजिंग ग्रेट पेन, वार्म जिंदा, चिलेस्ट लैंड डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, येट तब भी, एक्सट्रीमिटी वर्स्ट सिचुएशन बहुत बुरी हालत, क्रम्प टुकड़ा। फ्रेंड्स, यहाँ पे वार्म का मतलब गर्म होता है, लेकिन पोएम के हिसाब से हम यहाँ पर जिंदा लेंगे क्योंकि जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं वो
सेंटेंस के हिसाब से अपने मीनिंग्स चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ पर पोएम के हिसाब से हम वार्म का मतलब जिंदा लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम हमारी पोएम की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारी पोएम का फर्स्ट स्टैंजा, और उसे अच्छे से समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम फर्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं विथ मीनिंग के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं। होप इज द थिंग विथ फेदर दैट पर्चेस इन द सोल and sings the tune without the words and never stops at all. Hope is the thing with feather. Hope एक ऐसी चीज है जिसके पंख हैं, that perches in the soul, जो हमारी आत्मा में बसती है, हमारी आत्मा में रहती है, and sings the tune without the words, और जो गाना गाती है बिना वर्ड्स के, एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल, जो कभी नहीं रुकती। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप सोचें और अच्छे से ध्यान से अगर देखें तो होप और बर्ड में हम इनडायरेक्टली कंपैरिजन कर सकते हैं। किस तरह से? यहाँ पर होप को क्या बताया हुआ है? एक ऐसी चीज़ जिसके पंख होते हैं, और अगर हम देखें तो बर्ड को भी पंख होते हैं। होप गाना गाता है लेकिन उसके वर्ड्स नहीं होते, और बर्ड भी गाना गाती है लेकिन उसके वर्ड्स नहीं होते। सो कैसे नहीं होते? आप इस आवाज़ को सुनिए, फिर आपको ये समझ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपने इसकी आवाज़ सुन ली होगी। तो चलिए अब हम इसे और अच्छे से देखते हैं। सो इसमें सिर्फ इतना ही कहा गया है कि जो होप है वो एक ऐसी चीज़ है जिसके पंख होते हैं, और जो हमारी आत्मा में बसती है, हमारी आत्मा में है वो, और वो गाना गाती है लाइक बर्ड, लेकिन उसके वर्ड्स नहीं होते, उसके सेंटेंस नहीं होते, एंड नेवर स्टॉप एट ऑल, जो कभी नहीं रुकती। सो ये था फर्स्ट स्टैंजा। तो चलिए अब हम सेकेंड स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए सेकेंड स्टैंजा देखते हैं। सेकेंड स्टैंजा क्या है? एंड स्वीटेस्ट इन द गेल इज हियर्ड, एंड सोर मस्ट बी द स्टॉर्म that could abash the little bird that kept so many warm. सो यहाँ पर जो पोएटस हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है। तो चलिए हम उसे देखते हैं। पोएटस क्या कहना चाहती है? ये जो होप का जो गाना है वो कब मीठा सुनाई देता है। स्वीटेस्ट मैंने यहाँ पर लिखा है मीठी, तो कब ये जो होप की जो आवाज़ है वो कब मीठी सुनाई देती है? इन द गेल। इन द गेल मीन्स व्हाट? वेरी स्ट्रॉन्ग विंड। तो हम यहाँ पर वेरी स्ट्रॉन्ग विंड नहीं लेंगे, लेकिन हम यहाँ पर मीनिंग लेंगे पहाड़ जैसी सिचुएशन। मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में ही, इंग्लिश में वर्ड जो है अपने मीनिंग चेंज करते रहते हैं सेंटेंस के हिसाब से। तो यहाँ पर पोएटस क्या कह रही हैं? जो होप का जो गाना है वो कब मीठा सुनाई देता है? इन द गेल, जब हमारी जो मुश्किलें हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है, पहाड़ जैसी होती हैं, तब ये जो होप का गाना है वो बहुत ही ज़्यादा मीठा सुनाई देता है। जिस तरह अब इंसान हम देखेंगे, जब इंसान की जो मुश्किल है वो बहुत बड़ी होती है और बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, तब ये होप की ही एक आवाज़ होती है जो उसे हिम्मत देती है उस मुश्किल से लड़ने के लिए। तो चलिए अब हम हमारी सेकेंड लाइन देखेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्या क्या देखा? जो होप है वो गाना गाता है लेकिन उसके वर्ड्स नहीं होते, उसके फेदर भी है, और जब उसकी जो आवाज़ है, उसका जो गाना है वो कब मीठा सुनाई देता है? इन द गेल, जब इंसान की जो सिचुएशंस है पहाड़ जैसी होती हैं, तब वो जो होप का गाना है वो बहुत ही ज़्यादा मीठा सुनाई देता है। अब आप सोच रहे होंगे जो होप है वो रुकता कब है, कब खत्म होता है? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा। सो यहाँ पर पोएटस ने उस बात को यहाँ पर उन्होंने क्लियर किया है। वो क्या कहना चाहती हैं? एंड सोर मस्ट बी द स्टॉर्म दैट कुड अबाश द लिटिल बर्ड, जो हमारी सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होनी चाहिए और तूफान जैसी बड़ी होनी चाहिए। यानी जब इंसान की जो सिचुएशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो, तूफान की तरह हो, तब जाकर ये लिटिल बर्ड कौन? होप। यहाँ पे हमने कंपैरिजन देखा था। सो यहाँ पर क्या बोला हुआ है? जो होप है, ये जो लिटिल बर्ड है, तब जाकर ये चुप हो जाएगी जब इंसान की जो मुश्किलें हैं वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो और तूफान जैसी हो, तब जाकर ये लिटिल बर्ड क्या हो जाएगी? चुप हो जाएगी, अबाश हो जाएगी। लास्ट लाइन देखते हैं। डैट केप्ट सो मेनी वार्म, जिसने बहुत सारे, होप ने बहुत सारे इंसानों को क्या रखा है? जिंदा रखा है, बहुत लोगों को जिंदा रखा है। क्योंकि हम वो एक कहावत आपने सुनी होगी,
उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। ये हम क्यों कहते हैं? क्योंकि उम्मीद ही एक चीज़ होती है जो इंसान को उसकी मुश्किलों से लड़ने के लिए हिम्मत देती है। सो आई थिंक आप ये सेकेंड स्टैंजा अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए थर्ड स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए थर्ड स्टैंजा देखते हैं। थर्ड स्टैंजा में क्या बोल रही हैं पोएटेस? आई हैव हियर्ड इट इन द चिलेस्ट लैंड एंड ऑन द स्ट्रेंजेस्ट सी, येट नेवर इन एक्सट्रीमिटी इट आस्क्ड अ क्रम्प ऑफ मी। तो यहाँ पर पोएटेस जो है वो अपने आप को लेकर कह रही हैं कि मैंने ये जो होप का गाना है उसकी आवाज़ डिफ़िकल्ट सिचुएशन में सुनी है और अकेलेपन में सुनी है। तो यहाँ पर पोएटेस ये कहना चाहती हैं कि आई हैव हियर्ड इट इन द चिलेस्ट लैंड। वो बता रही हैं कि जो होप की जो आवाज़ है, उसका जो गाना है, मैंने कब कब सुना है। तो उन्होंने होप का जो गाना है वो इन द चिलेस्ट लैंड, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में सुना है, एंड ऑन द स्ट्रेंजेस्ट सी, और अकेलेपन में सुना है। येट नेवर इन एक्सट्रीमिटी इट आस्क्ड अ क्रम्प ऑफ मी, येट नेवर इन एक्सट्रीमिटी इट आस्क्ड अ क्रम्प ऑफ मी। पोएटेस यहाँ पे क्या कहना चाहती हैं कि होप ने मुझे अपनी आवाज़ सुनाई इन द डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन में मुझे उसने क्या की, अपनी आवाज़ सुनाई, मुझे हिम्मत दी। लेकिन फिर भी होप ने मुझसे एक टुकड़ा नहीं मांगा, एक चीज़ नहीं मांगी। जिस तरह हमें पता है किसी भी इंसान को कोई काम के बदले कोई चीज़ चाहिए होती है, उसी तरह पोएटेस यहाँ क्या कह रही हैं, लेकिन जो होप है उसे कोई एक टुकड़ा भी नहीं चाहिए कि उसने मुझे इतनी मदद की, मुझे अपना गाना सुनाया, लेकिन फिर भी उसने मुझसे एक टुकड़ा भी नहीं मांगा। बाय एमिली डिकिंसन। सो ये थी हमारी पूरी पोएम। तो आई थिंक आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, आज की थी ये वीडियो जो थी एक पोएम बाय एमिली डिकिंसन। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर न्यू वीडियोस नोटिफिकेशन। Thank you for watching.